Hello everyone. We are going to continue with salary chapter, and we had finished perquisites yesterday. There were four types of perquisites. We did all of them. So now we are going to start with a new topic, which is profit in lieu of salary. अगर जैसे हम किसी organization में we are working in an organization and also we are deriving some kind of a profit from that organization in relation to salary, that is called profit in lieu of salary. And we are also going to talk about gratuity. We are going to talk about earned leave salary. Earned leave salary मैंने आपको बताया था क्या होती है. लीव्स आपकी accumulate होती हैं, आप लीव्स यूटिलाइज नहीं करते तो उसकी जगह आपको उन लीव्स के इक्विवेलेंट जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देती है. पेंशन की हम बात करेंगे. पेंशन आपको पता है क्या होता है. पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसा आपको मिलता है मंथली या फिर एग्रीगेट बेसिस पर, वो भी यहाँ पर आ जाएगा. लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात करेंगे और वीआरएस कॉम्पनसेशन के बारे में बात करेंगे. वीआरएस कॉम्पनसेशन इज व्हाट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो कॉम्पनसेशन आपको मिलता है उसके बारे में बात होगी. ठीक है. अभी हम करते हैं डिफाइन प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 17(3). तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. लेट अस सी व्हाट ऑल फिट्स इन अंडर दिस टॉपिक. The amount of any compensation due or received by an assessee from his employer or former employer or in connection with the termination of his employment or in modification of terms and conditions relating thereto. तो अगर आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन मिलता है आपके टर्मिनेशन पर, आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया तो उन्होंने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया कि ये आपका, आपने इतनी अच्छी सर्विस की है हमारे यहाँ इतने सालों तक, तो हम आपको एक बोनस टाइप का दे रहे हैं आपके रिटायरमेंट के ऊपर. या फिर जैसे टर्मिनेट हो गया, नॉट नेसेसरली रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले ही हमने एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया. या फिर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में. अगर हम कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन में तो वो आ जाएगा. तो उस केस में अगर कोई कॉम्पनसेशन मिलता है इसके रिलेशन में, तब क्या होता है वो सैलरी में, मतलब सैलरी में टैक्स होता है, सैलरी हेड में. अभी जब मैंने आपको ये बात बोली तो आपको ये वर्ड्स कुछ याद आ रहे होंगे, कहीं और भी हमने पढ़े हुए हैं ये वर्ड्स. ये हमने बिजनेस इनकम, जब पीजीबीपी चैप्टर हमने किया था तब उसमें कुछ पॉइंटर्स थे, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ था that any compensation received from the employer at the time of termination or modification of employment, right? तो फिर ये वहां भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया. आप पीजीबीपी में भी इसे टैक्स करेंगे और सैलरी में भी टैक्स करेंगे. तो आई विल टेल यू दैट दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. वहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ था जिसके बारे में आपको मैं बताऊं, आप याद करें एक मिनट के लिए. वहां पर ये लिखा था कि अगर आप कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं तब वो पीजीबीपी में जाएगा. अगर आप कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट वाला काम है अगर आपका, तो एक तरह से आप बॉस ही हो गए, वो बोलते हैं, और वो आप बिजनेस ही कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा कि मैनेजिंग द कंपनी या कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द कंपनी, इस टाइप का वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ. तो यहाँ पर क्या होगा सर, अगर हम कंट्रोल या मैनेज नहीं कर रहे कंपनी को, उसके अलावा हम नॉर्मली काम कर रहे हैं जो वही काम करते रहते हैं, तो उस केस में ऐसा होगा. तो वो जो प्रॉफिट होगा वो सैलरी हेड में आपका असेस होगा. एनी पेमेंट और पेमेंट ड्यू और रिसीव बाय एन एसएससी फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, या तो एम्प्लॉयर से मिला या प्रोविडेंट फंड से मिला या किसी और फंड से मिला, एंड इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एसएससी और इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन. और इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एसएससी का. मतलब एक तो ये होता है सर, पीपीएफ में मैंने आपको बताया कि हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, हमारी सैलरी का एक पार्ट होता है, वो हमारा एम्प्लॉयर डिडक्ट करके फंड में कंट्रीब्यूशन कर देता है हमारे नाम से. तो एक तो वो चीज हो गई. तो वहां के रूल्स अलग हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे. लेकिन अगर हमने कोई कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं है, हमारा एम्प्लॉयर हमें कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारे बिहाफ पर, तो उसके केस में भी वो हमारा सैलरी में टैक्स हो जाएगा. Any sum received under a Keyman insurance policy including the sum allocated by bonus or any such policy. तो ये अगर किसी पर्सन को, अभी ये भी आप बोलेंगे कीमैन इंश्योरेंस भी हमने कहाँ पर पढ़ा था, कीमैन इंश्योरेंस कहाँ पर पढ़ा था, बिजनेस में कीमैन इंश्योरेंस भी था, याद है आपको.
Yes, Keyman insurance policy is just sum including bonus that was supposed to be taxed under the head of PGBP, right? बट यहाँ पर भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का सम दिया हुआ है, तो फिर ये भी डबल टैक्सेशन हो गया. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. पीजीबीपी के केस में टैक्स कब लगेगा? जब एम्प्लॉयर को वो सम रिसीव हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने एक पॉलिसी कराई किसी कीमैन इंश्योरेंस की, ठीक है, तो उसका अगर सम कंपनी को मिलना होगा तो कंपनी को जो सम मिलेगा वो कंपनी की पीजीबीपी की इनकम में जाएगा. लेकिन अगर वो सम किसी इंडिविजुअल को मिल रहा है जिसके नाम पर आपने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, राइट, तो सर ऐसे कब कंपनी को मिलेगा और कब हमें मिलेगा? देखिए सर, इसमें क्या होता है, जब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है तो उसमें नॉमिनी की डिटेल जाती है, ठीक है. नॉमिनी कौन है? तो अगर आपने नॉमिनी कंपनी को बनाया है तो कंपनी को वो जो मेचोरिटी वैल्यू होती है या फिर जो सरेंडर वैल्यू होती है या फिर जो मेचोरिटी का अमाउंट होता है वो कंपनी को मिलेगा, तो फिर वो पीजीबीपी में जाएगा. अगर वो सम इंडिविजुअल के किसी पर्सन को मिलना था, या तो इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल के किसी और रिलेटिव को या नॉमिनी को, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ या चिल्ड्रन, उनको मिलना था, तो उस केस में वो सैलरी में टैक्स होता है. इस केस में वो सैलरी में टैक्स होता है, ठीक है. तो यहाँ पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, वहां अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी, ठीक है. चलिए, any amount due or received whether in lump sum or otherwise by the assessee from any person before his joining any employment with that person or after cessation of his employment with that person. देखिए सर, अगर मैं मिस्टर ए के लिए काम कर रहा था, लेट अस सपोज, और मुझे ज्वाइन करने से पहले, एम्प्लॉयमेंट मेरा कब से स्टार्ट हुआ, लेट अस से 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक मैंने किसी के यहाँ, लेट अस से एबीसी कंपनी में वर्क किया. उन्होंने ज्वाइन करने से पहले मुझे एक ज्वाइनिंग बोनस दिया था कि आप आके हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए. उन्होंने ये कब दिया था मुझे? ये उन्होंने मुझे 2018 में दिसंबर में ही दे दिया था. मेरी एम्प्लॉयमेंट कब से चालू हुई? इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट मेरी 1 जनवरी से चालू हुई. तो क्या 2018 दिसंबर में एबीसी कंपनी जो है वो क्या मेरी एम्प्लॉयर कहलाएगी? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कब से चालू हुआ? 1 जनवरी से. तो उसके पहले किसी भी डेट पर वो मेरा एम्प्लॉयर तो नहीं कहलाएगा, ठीक है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं होगा. लेकिन ये ज्वाइनिंग बोनस आया किससे? इसी कंपनी से आया. मान लेते हैं मैंने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद 2020 में जनवरी में उन्होंने मुझे कुछ सम पे किया, कुछ मेरा फाइनल सेटलमेंट रह गया था कुछ, और उसमें उनका कुछ मुझे पेएबल निकला, तो उन्होंने एक सम मुझे पे किया. जब उन्होंने मुझे वो सम पे किया, तब यहाँ पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो उसमें उन्होंने मुझे एक सम पे किया, जो भी अमाउंट था. अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या जनवरी 2020 में एबीसी मेरा एम्प्लॉयर है? नहीं, वो था, इस ड्यूरेशन में था. तो वो क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे. एनी सम रिसीव्ड और ड्यू टू रिसीव वेदर इन लम सम और अदरवाइज बाय द असेसी फ्रॉम एनी पर्सन. वो पर्सन, एनी पर्सन लिखा हुआ है. अब वो एनी पर्सन बिफोर हिज ज्वाइनिंग एन एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन और आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन. मतलब क्या ये जो सम है वो इसके पहले मिला या उसके बाद मिला? किस पर्सन से? वो पर्सन जो मेरा एम्प्लॉयर था या होने वाला है. तो ये जो सम मिलेगा ये भी अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा. कैसे? बाय वे ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है. चलिए सर, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. तो ये सारे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के एग्जांपल्स थे. नाउ वील टेक अप अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड ग्रेच्युटी. अब ग्रेच्युटी होता क्या है आप समझिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक काम करते हैं, उसके बाद अगर आप रिटायर हो जाते हैं या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी रीजन से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाता है, तो उस वजह से आपको ग्रेच्युटी का एक सम मिलता है, ठीक है. एक ग्रेच्युटी का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है. तो वो जो अमाउंट आपको मिलता है वो क्या टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर बात करेंगे हम
हो सकता है पूरा का एग्जेम्प्ट हो जाए, हो सकता है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाए, हो सकता है पार्शियली एग्जेम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल हो जाए। तो ग्रेचुटी आपको कब मिलता है, आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले ग्रेचुटी का अमाउंट जो आपको मिलता है, इट इज जस्ट वन नेम ऑफ अ कॉम्पनसेशन। एक कॉम्पनसेशन मिलती है, उसका एक नाम है। तो वो आपको या तो डेथ पर मिलेगा या रिटायरमेंट पर मिलेगा। ठीक। The exemption to the assessees who are in receipt of gratuity from their employers at the time of death or retirement from employment is at, तो किस दो सर्कमस्टांसेस में मिलता है, डेथ और रिटायरमेंट। तो वो कैसे कैसे टैक्स होगा, कब कब टैक्स होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी, उस हिसाब से एग्जेम्पशन दी हुई है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज के मेंबर हैं, या फिर आप लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज में IAS IPS वगैरह हैं, या फिर आप लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज नगर निगम। ठीक है। तो इन तीनों में से अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं और आपको ग्रेचुटी का कोई सम मिलता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है, मतलब इनको छोड़ के अगर कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इनके अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट हो गया लेटेस्ट से, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉय हैं, तो उनकी बात हो रही है। ठीक। उसके केस में क्या होगा, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उसमें दो केसेस होंगे। एम्प्लॉयज या तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होंगे, या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होंगे। अब इसके अंदर नहीं जाना कि कौन सी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको तो बस ये याद करना है कि ग्रेचुटी एक्ट में अगर कवर्ड थे तो कितना एग्जेम्पशन है, और नहीं थे तो कितना एग्जेम्पशन। ठीक है। आइए, तो ग्रेचुटी का जो सम मिलता है वो लमसम में ही मिलता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पर तीन कैटेगरी दी थी, 1 2 एंड 3। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट निकल कर आएगा, जैसे HRA वगैरह में किया था हमने, इसमें से जो भी कम अमाउंट निकल कर आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्या है। 20 लाख रुपीज, 20 लाख का एग्जेम्पशन दे देंगे आप। 20 लाख का एग्जेम्पशन दे देंगे आप। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड मतलब आपको कितना कितना ग्रेचुटी दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कितना ग्रेचुटी दिया। लेटेस्ट से मुझे 10 लाख का ग्रेचुटी मिला। ठीक है। डिपेंड करता है ना हर एम्प्लॉय के ऊपर कि कितनी सैलरी थी, क्या था, उसके हिसाब से ग्रेचुटी मिलता है। तो एक केस ले लेते हैं 10 लाख मिला, एक केस ले लेते हैं 25 लाख मिला। ठीक है। दो केस ले लेते हैं एक्चुअल ग्रेचुटी। तीसरा 15/26। अब ये 15/26 क्या है, 1 मंथ में कितने वर्किंग डेज होते हैं, अगर संडे को हटा दिया जाए, 4 संडे होते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांस में, तो 26 और ऊपर ले लिया 15, मतलब हाफ ऑफ द मंथ ले रहे हैं एक तरह से। ठीक है। हाफ ऑफ द मंथ ले रहे हैं इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, मतलब आप सर या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर डेथ हो चुकी है तभी ग्रेचुटी मिलती है। तो लास्ट सैलरी आपकी क्या आई थी, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन यहां पर आ जाएगी, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मतलब आपके नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस क्या है, कितने साल तक आपने जॉब की। मैं अगर बोलूं कि सर मैंने 20 ईयर्स तक जॉब की थी, 20 ईयर्स 4 मंथ्स तक मैंने जॉब की थी, तो इसे हम क्या लेंगे, इसे हम 20 ईयर्स ही मानेंगे। और अगर ये 20 ईयर्स 7 मंथ्स होता तो हम इसे 21 ईयर्स मान लेते, क्योंकि एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो उसे पार्ट ऑफ द ईयर को ईयर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। पार्ट ऑफ द ईयर को ईयर कंसिडर कर लेंगे। तो यहां मान लेते हैं 21 ईयर्स।
अब आपको सैलरी लास्ट ड्रॉन निकालनी है। सैलरी लास्ट ड्रॉन आप निकाल देंगे तो मान लेते हैं ये जो कैलकुलेशन है ये आया हमारे पास 15 लाख रुपीज, जो भी कैलकुलेशन होगा 15 लाख रुपीज। अब आपको सर 20 लाख, 10 लाख और 15 लाख में देना है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है 10 लाख रुपीज। तो आपको ग्रेचुटी कितने की मिली? ग्रेचुटी मिली सर 10 लाख रुपीज की। एग्जाम्प्ट कितनी हो जाएगी? 10 की 10 लाख। किसी ग्रेचुटी पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूं, मान लेते हैं ये 5 लाख रुपीज आ रहा है बस। पांच लाख रुपए आ रहा है। आपको ग्रेचुटी कितने की मिली? 10 लाख रुपए की। इन तीनों में से अब आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? सर एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ 5 लाख का। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है ना, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 लाख रुपए। तो आपको जो ग्रेचुटी मिली है 10 लाख रुपए की, उसमें से 5 लाख का एग्जेम्पशन हो जाएगा, बाकी के बचे 5 लाख पर टैक्स लग जाएगा। तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसके लिए है? ये कैलकुलेशन है कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा जो ग्रेचुटी मिली है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 लाख का एग्जेम्पशन। ठीक है, क्लियर है? आगे चल सकते हैं। डोंट वरी, इसमें हम अभी सम्स करेंगे। एक सम में आपको कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन होगी तो कैसे होगी। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर कोई एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट के अंडर अगर कोई एम्प्लॉय नहीं आता है और उसको तब भी ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, तो उसके केस में क्या होगा? तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? 10 लाख रुपीज एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, मान लेते हैं 5 लाख की ग्रेचुटी मिली, एंड 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ले ली। यहां पर सैलरी लास्ट ड्रॉन नहीं ली, एवरेज सैलरी ले ली, इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन ऑफ ईयर नॉट टू बी कंसिडर्ड। ऊपर क्या कह रहे थे? पार्ट ऑफ द ईयर को पूरा साल मान लेंगे अगर वो 6 महीने से ज्यादा हुआ तो पार्ट ऑफ द ईयर अगर 6 महीने से ज्यादा हुआ तो पूरा साल मान लेंगे। यहां अगर आपको 9 मंथ्स भी हो गए तो भी वो उसे इग्नोर कर देंगे, वो 20 ईयर्स ही लेंगे। जैसे आपको 20 ईयर्स 7 मंथ्स हो गए थे, तो यहां पर 21 ईयर्स लिया गया, इस वाले क्लॉज में 20 ईयर्स लिया जाएगा। अच्छा, एवरेज सैलरी क्या होती है सर? हमें ये नहीं पता एवरेज सैलरी क्या होती है। सैलरी लास्ट ड्रॉन तो समझ में आता है, एवरेज सैलरी क्या होती है? तो यहाँ पर एवरेज सैलरी बताया, एवरेज सैलरी इन लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पिछले 10 महीने तक की सैलरी का एवरेज लेना। ठीक है, रिटायरमेंट से पिछले 10 महीने तक की सैलरी का एवरेज लेना। तो सर ये यहाँ पर ये चीज आ गई। ठीक है, तो इसमें से लीस्ट जो होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, नोट्स हैं कुछ, देखते हैं उन्हें क्या है। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल एन एम्प्लॉयमेंट इज फुली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई ग्रेचुटी मिल जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप वर्क करते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी पोस्ट चेंज कर दी और जिस पोस्ट पे आप पहले थे उसकी ग्रेचुटी ड्यू हो गई थी, तो वो ग्रेचुटी आपको मिल गई। या फिर कुछ आपकी ग्रेचुटी कभी ड्यू हो जाती है तो कहते हैं आपको पेमेंट कर देते हैं हम, कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं गवर्नमेंट के, इस टाइप से कुछ होता है। तो उस केस में अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में आपकी ग्रेचुटी आपको रिसीव हुई है, उस केस में क्या होता है? टैक्सेबल होती है सर फुली। ठीक, इफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे एक साल में पिछले एम्प्लॉयर की भी ग्रेचुटी मिल गई और इस वाले एम्प्लॉयर की भी ग्रेचुटी मिल गई, then total amount of exemption claimed in the previous year shall not exceed 10 lakhs or 20 lakhs। तो यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 3 एम्प्लॉयर से मिली तो आप ये नहीं कहेंगे कि लिमिट 60 lakhs हो गई या फिर यहाँ पे लिमिट 30 lakhs हो गई। नो, ये रहेगी तो उतनी रहेगी सर। ठीक, और अगर किसी पिछले साल में आपको कोई ग्रेचुटी मिल चुकी है और आप उसका एग्जेम्पशन भी क्लेम कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2013 में ग्रेचुटी मिली थी 10 लाख की और उस पर मैंने 5 लाख एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया था, तो मेरा बाकी 5 लाख पे टैक्स लग गया था। 2020 में मुझे अपने दूसरे एम्प्लॉयर से 20 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली और उसमें से अब मुझे कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूं मैं?
मैक्सिमम 15 लाख कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मान लीजिए मैं 20 लाख वाले क्लॉज में कवर हो रहा था, तो 5 लाख मैं ऑलरेडी किसी पिछले साल में कवर कर चुका हूँ। तो ये जो 20 लाख की लिमिट है, बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, ये जो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट है, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है। इससे ज्यादा की ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर ही नहीं सकते। हो सकता है इस पर्टिकुलर ईयर में 2020 में आपका एग्जेम्पशन का क्लेम आ रहा हो 20 लाख रुपए का, लेकिन आप 15 से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले ही 5 लाख रुपए क्लेम कर चुके हैं। ठीक, आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। Computation of taxable gratuity. Mr. Raj is an employee of XYZ Limited. He received 25 lakh as gratuity. भाई साहब आंख बंद करके मैं बता सकता हूँ आपको, एग्जेम्पशन 25 लाख का मिल सकता है क्या? नो no. एक जगह अगर ये ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो रहा होगा तो कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा? मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 20 लाख या फिर 10 लाख। तो 25 के 25 तो एग्जाम नहीं होने, इतनी तो बात पक्की है अभी से, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ दोनों जगह ना एक मैक्सिमम कैप लगा दिया, यहाँ पे 20 लाख का कैप लगा दिया, 10 लाख का कैप लगा दिया, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती एग्जेम्पशन। बाकी क्लॉजेस में अगर मैं 50-50 लाख भी रख दूं तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखा जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या आएगा? 20 लाख। He retired on 16 February, sorry. He retired on 16 February 2019 after rendering 25 years and 7 months of service. अब ये जो 7 months हैं, अगर ये ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो रहा होगा तो ये 26 बन जाएंगे सर, और अगर ये ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा होगा तो ये 25 ही रहेंगे। तो इतना भी हमने, हर इंफॉर्मेशन पे आपको उसका इफेक्ट पता चल जाना चाहिए उसी समय की इफेक्ट क्या होने वाला है इसका। His basic salary with effect from 1/10/2018 was 16,000 per month. Prior to that 50,000 per month. उसका dearness allowance था 30,800 per month. Calculate the amount of gratuity if Mr. Raj is a government employee. तो भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होल ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी एग्जेम्प्ट। ये तो सिंपल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तो क्या होगा, और इफ ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे, इफ ही इज कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट तब क्या क्या होता है सर, मुझे बताइए। अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको। कैसे याद होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद होना चाहिए। 20 लाख रुपीज एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, और थर्ड क्या था, 15/26 into last drawn salary into, कितने लेंगे यहाँ पर सर? 26 लेंगे, 25 लेंगे? 26 लेंगे। क्यों लेंगे 26? 25 months, 25 years and 7 months। 6 months से ज्यादा के अगर आपने टाइम स्पेंड कर लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पार्ट ऑफ द ईयर को ईयर मान लिया जाएगा, तो वो 26 बन गया। तो देखिए इजी तो है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड 25 लाख रुपए, स्पेसिफाइड लिमिट 20 लाख रुपीज, और 15 into 26 into लास्ट ड्रॉन सैलरी into completed years of service। तो ये क्या होगा सर? इसका मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ बता देता हूँ। 15/26 into 26 into 26 इज नंबर ऑफ ईयर, और लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है वो हमें एक बार देखनी पड़ेगी। लास्ट ड्रॉन सैलरी है 60,000 पर मंथ, प्लस डियरनेस अलाउंस भी मिलता था उनको, कितने का? 30,800 रुपीज का डियरनेस अलाउंस मिलता था। तो 60,000 प्लस 30,800 90,800, ठीक है। तो इसे 90,800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट आ गया। अब आप बताइए कितना एग्जेम्पशन मिलेगा इन्हें, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा सर इतने का। ग्रेचुइटी कितने की मिली है? 25 लाख की ग्रेचुइटी मिली है।
एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या है? 13,62,000 रुपए। टैक्स कितने पे लगेगा? टैक्स लगेगा सर 11,038, वो 11,38,000 की ग्रेचुटी के अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा। ये हो गई एग्जेम्प्ट। तो यहां पर इन्होंने ये अमाउंट दी। टैक्सेबल ग्रेचुटी इज इक्वल्स टू ग्रेचुटी रिसीव माइनस एग्जेम्पशन। ठीक है सर, सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। देखने में लग रहा होगा ओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर को इस नोट से कराने का ऑब्जेक्टिव भी ये रहता है कि आपको सम्स करना इसका बहुत 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 जरूरी है। सो प्लीज डू नॉट टेक दिस सजेशन लाइटली एंड डू ऑल द सम्स। आपको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। कई कंफ्यूजन होंगे कि सर इसमें क्या लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। जैसे ही आप सम करेंगे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, आइए। सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि सर ये वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम क्यों करें, हमारा तो ऑब्जेक्टिव आता है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, मैं आपको समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये सम्स दे रहा हूँ। आपको अगर इस क्वेश्चन में, मेरी बात सुनिए, आपको अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया, सिर्फ ये पूछ लिया कि मिस्टर ए इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, उनकी जो ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी उसका अमाउंट बता दीजिए। सर आपको ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। आप चाहे रफ नोट्स में करें, आपसे वो दिखाने के लिए नहीं मांग रहे, लेकिन ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई? तो आप ये इस क्वेश्चन को इससे भाग ना जाएं ये सोचकर कि नहीं सर ये तो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल, व्हाई वुड वी डू दिस, हमारा तो ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। लास्ट बैच ऑल्सो दिस हैपेंड, आई टोल्ड देम कि सैलरी में डू ऑल द सम्स, उन्होंने नहीं करे, इतने सारे डाउट्स आए बाद में। और फिर मैंने भी उनको डाउट समझाने का तरीका, मैंने उनके सामने नोट्स खोल के रख दिया, मैंने कहा ये सम करो और मुझे बताओ इसमें क्या हुआ है। और जैसे ही वो सम करा वो कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, जरूरत ही नहीं लग रही अब तो कुछ पूछने की। सो डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक प्लीज, आई एम टेलिंग यू। अगर सम करने के बाद सम में कुछ प्रॉब्लम आती है देन आस्क मी, विदाउट बस इसमें ये लेके सर इसमें यहाँ पर ये लेंगे क्या, वो लेंगे क्या। अरे दिया हुआ है नीचे, अभी कितनी क्लैरिटी आ गई होगी इस सम को करने के बाद। ठीक है सर, आइए प्लीज। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जहां पर वो ही इज नॉट कवर्ड अंडर द, वो सॉरी, ही इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। उसके केस में क्या लिया जाता है? उसके केस में सर 10 लाख रुपीज एक्चुअल ग्रेचुटी और थर्ड में लिया जाता है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे सर? 25 होंगे, 26 नहीं होंगे क्योंकि पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सर क्या क्या आगे। यहाँ पे ग्रेचुटी रिसीव 25 लाख है और स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है? 10 लाख रुपए। हमें बस ये कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी देखनी पड़ेगी इनकी कितनी है। तो यहाँ पर आइए सर, ये रिटायर कब हुए? 16 Feb 2019 को रिटायर हुए हैं ये। और हिज बेसिक सैलरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2018 वॉज 60,000 रुपीज। तो ये फेब्रुवरी में रिटायर हुए हैं। फेब्रुवरी से पीछे चले जाते हैं, फेब्रुवरी से पहले जनवरी, जनवरी से पहले दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर से पहले, चलिए इसको फेयर कर लें थोड़ा सा, फेब्रुवरी में रिटायर हुए, फेब्रुवरी से पहले जनवरी, जनवरी से पहले नवंबर, नवंबर से सॉरी दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, जून से पहले मई। तो अगस्त फरवरी में इनकी सैलरी कितनी थी? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 एंड 60,000। आई थिंक फर्स्ट 110 को बढ़ी थी इनकी सैलरी, 110 2018 को इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी, हाँ 110 से। तो सितंबर में कितना रहेगा? इसके पहले 50K थी, 50K, 50K, 50K एंड 50K। लेकिन एक मिनट, ये रिटायर किस डेट को हुए हैं वो देखना पड़ेगा।
ही वॉज रिटायर्ड ऑन 16 फरवरी। तो फरवरी में वो रिटायर हो गए हैं, तो फरवरी मंथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। फरवरी में रिटायर हो गए हैं, फरवरी मंथ कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके पहले के मंथ्स लिए जाएंगे, जनवरी, दिसंबर, और यहाँ पर एक मंथ और ऐड हो जाएगा मई के पहले, अप्रैल। तो 4 महीने की सैलरी तो आपकी 60,000 है, और बाकी के 6 मंथ्स की सैलरी 50,000। आइए सर, अच्छा इसमें आपको अभी डीए भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको डीए भी जोड़ना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 6, 60,000 इंटू 4, ये आपकी 10 मंथ्स की सैलरी होगी। अभी सबको अक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। डीए कितना दिया हुआ है, डीए कितना दिया हुआ है, डीए है 30,800। तो पिछले वाले जो ये वाला प्रोविजन था, इसमें हमने पूरा का पूरा 30,800 जोड़ लिया था। यहाँ पर 30,800 पूरा नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि 40% ऑफ द डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट्स ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ओनली 40% विल बी एडेड। ठीक है, तो 30,800 का 40% कर लिया, इंटू 10 मंथ्स कर लिया। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया, टोटल हो गया इतना। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मंथली सैलरी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज मंथली निकला था ना, तो एवरेज मंथली सैलरी आपका यहाँ पर आ गया। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस 25 है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटू 66 320 इंटू 25, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों में से लेस कौन सा है सर, ये वाला लेस है, तो इतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम द ग्रेचुटी रिसीप्ट। तो इतनी की ग्रेचुटी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये है, इतना कुछ नहीं है। डू प्रैक्टिस वंस मोर। इसमें भी सब में कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी इंफॉर्मेशन आप जब सम करेंगे उसमें मिल जाएगी आप। आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, elaborate briefly exemption available to the assessees in respect of leave encashment received by them from their employer। लीव एनकैशमेंट जो मिलता है उसके रिलेटिंग क्या एग्जेम्पशन है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जेम्पशन ऑफ अर्न लीव सैलरी। लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन रिटायरमेंट, सुपरएन्युएशन और अदरवाइज इज एज अंडर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुली एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो सर बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लो, सुखी रहो जिंदगी में, फालतू इधर उधर मत भागो। ऐसा मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो लीव अर्न लीव सैलरी समझ गए ना, मतलब मैंने लीव्स ली हुई थी और लीव्स की जगह मुझे अब कैश मिल रहा है, क्योंकि मैंने लीव्स ली नहीं थी। मैंने लीव्स जो जितने लीव्स का मैं एंटाइटल था उतनी लीव्स मैंने ली नहीं थी। 100 लीव्स मेरी एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो 100 दिन की 100 डेज की मुझे सैलरी दे देता है मेरा एम्प्लॉयर। ठीक है, आइए इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज। अदर एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा, अदर एम्प्लॉयज को थोड़ी ना छोड़ेंगे, उनको तो टैक्स लगाएंगे लगाएंगे। अच्छा ऊपर तो था कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे आपका यहाँ पर था, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और लोकल अथॉरिटी भी ले लिया था। यहाँ पर देखिए क्या किया है, कह रहे हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी इसमें आ जाएंगे, ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकल अथॉरिटी इज नॉट गवर्नमेंट। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की एक एंटिटी होती है, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया बाय स्पेशल पावर। तो देखते हैं यहाँ पर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, लेटेस्ट से 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज मॉनेटरी कैप लगा दिया, 3 लाख से ज्यादा का तो एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, तो 3 से कम मिल सकता है, 3 से ज्यादा नहीं मिल सकता। कह रहे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे,
इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अगर बंदा 16 मार्च को रिटायर हुआ है तो 16 मई 2018 से लेके 15 मार्च तक की सैलरी निकाली जाएगी। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर हमने लास्ट वाला मंथ इग्नोर कर दिया था। I think there is some problem. This is not moving. तो यहाँ पर इमीडिएट एक दिन पहले से पिछले 10 महीने की सैलरी ली जाएगी। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी होगी। लेटेस्ट से 10 मंथ्स एवरेज सैलरी आ रही है 2 लाख रुपए। और फिर क्या है, एक और चीज, एवरेज सैलरी इनटू लीव्स एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय टेकिंग 30 डेज इन अ ईयर फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी लीव्स आपके पास रखी हुई हैं, टेकिंग 30 डेज इन अ ईयर फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो 30 डेज इन अ ईयर्स को कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस जितना आपका हो गया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी सम करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैं अभी समझाने बैठूंगा दिक्कत ही आएगी। फ्रैक्शन ऑफ द ईयर टू बी इग्नोर्ड, तो यहाँ पर मान लेते हैं आपका आ गया 1 लाख रुपीज। तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, 1 लाख का। तो 5 लाख का आपको लीव एनकैशमेंट मिला, 1 लाख उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो बचा हुआ 4 लाख पे टैक्स लग जाएगा। आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मेरी बात हो रही है यहाँ पे, देखा आपने? मिस्टर बंसल वॉज एम्प्लॉयड इन ABC एंड एसोसिएट्स। पता नहीं, मुझे ही नहीं पता कि मैं यहाँ पे काम करता था। आफ्टर कंप्लीटिंग 40 years and 7 months of services। अब तो आपको मेरी एज का पता चल ही गया होगा। ठीक है, एंड रिटायर्ड ऑन 31st October 2018। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट हिज लीव टैक्सेबल सैलरी। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी थी, 10,000 पर मंथ। एवरेज मंथली सैलरी फॉर, ये और एक क्या बात है सर, एवरेज मंथली सैलरी दे दी इन्होंने 95,000 पर मंथ। बहुत काम हट गया हमारा। लीव एंटाइटलमेंट 1.5 months फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। और लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, अरे मिला कितना, 5 लाख मिला। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, लीव एनकैशमेंट मिला कितना सर, 5 लाख। ठीक है, आइए दूसरा क्या था, 3 लाख का कैप है, स्पेसिफाइड लिमिट 3 लाख रुपीज। ठीक है, और क्या था, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी कहाँ है सर, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी ये रही। तो एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की पर मंथ है, टोटल 10 महीने की कितनी हो जाएगी, 9500। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, मतलब मंथ्स के आगे, मंथ्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगाए। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 10 महीने की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे होल 10 मंथ्स में मिला के कितने की सैलरी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या बचा आपका, लास्ट आपका बचा ओ यस, एवरेज सैलरी लीव्स एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय टेकिंग 30 डेज इन अ ईयर, 30 डेज इन अ ईयर फॉर द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। आइए सर, हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन देखिए। कंपनी बोल रही है कि आप 1.5 मंथ्स की लीव ले सकते हैं पर ईयर। इनकम टैक्स के रूल्स बोल रहे हैं 1 मंथ की देंगे। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना है, 40 महीने, 40 साल। आइए ऊपर देखते हैं, 40 साल था, 40 साल 7 महीने, तो 7 मंथ्स को तो इग्नोर कर देना है, उसने बोल दिया पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर। तो 40 हो गया यहाँ पे, यहाँ पर भी 40 हो गया सर। ठीक है, 40 इंटू 1.5 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 40 इंटू 1 करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, कितने महीने की लीव्स इन्होंने ले ली हैं जब वो सर्विस में थे।
हाँ जी, तो यहाँ पर हम 10 मंथ्स का निकाल रहे हैं, तो 10 मंथ्स को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो 10 मंथ्स माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर भी 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर आया 50 और ये आया आपका 30। तो ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से जो अमाउंट, जो नंबर ऑफ मंथ्स आ रहे हैं वो लिए जाएंगे 30। तो यहाँ पर हमने 30 ले लिया, तो इंटू 30 कर लिया, 30 इंटू एवरेज सैलरी जो है वो आ गई। तो यहाँ पर आपका 2,85,000 आ जाएगा। अब इनमें सबसे कम क्या है, 95,000, तो 95,000 आपका उससे माइनस कर दिया और बाकी का बचा हुआ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर घबराना मत, इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, इन्होंने कुछ ज्यादा ही दे दिए। So now we are going to talk about, next topic is pension. We are going to talk about pension now. So now we are going to start with pension. So we are going to talk about commuted pension. So pension are of two types. Okay, I'll just tell you. Pension can be divided into two heads. One is commuted. The other one is non-commuted or uncommuted. So first we are going to talk about commuted pension. Commuted pension की अगर बात करें, the exemption in respect of commuted pension received by an employee during a previous year is as under. Okay, employees to the of central government, local authority, statutory corporation and member of defense services, the amount of commuted pension is totally exempt. पूरा का पूरा exempt होता है ये। ओके, अदर एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अगर किसी को ग्रेचुटी मिल रही है और अगर किसी को ग्रेचुटी नहीं मिल रही। So pension and gratuity are different, but they have divided other categories of employees into two parts. One where person is receiving gratuity, the other is where person is not receiving gratuity. तो अगर person gratuity receive कर रहा है, 1/3 of the commuted value of pension will be exempt. और अगर person gratuity receive नहीं कर रहा है तो half of the commuted value of pension will be exempt. तो अगर आपको commuted value of pension जो है वो 50,000 है, लेट अस से 60,000 है, तो यहाँ ऊपर वाले केस में अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो आपको 20K का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो 60,000 में आपको 30K का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है सर, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, दैट विल बी बेटर। अच्छा, ये तो मैंने कम्यूटेड पेंशन की बात की। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है वो फुली टैक्सेबल होती है इन ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो सिर्फ एग्जेम्पशन है वो किस में है, कम्यूटेड पेंशन के केस में है। अगर आपकी कम्यूटेड पेंशन है तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज अनकम्यूटेड या नॉन कम्यूटेड पेंशन है वो तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती ही होती। तो अभी देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ taxable pension. Rani is entitled to get a pension of 1,500 per month from Raja Limited. She gets 3/5 of the pension commuted. वो उसने अपनी 3/5 पेंशन कम्यूट करा दी सर, एंड रिसीव्स 90,000 रुपीज, और उसको कितना मिला, 90,000 रुपीज मिल गया। Compute the taxable portion of commuted value of pension when she does not receive gratuity and receives gratuity of 50,000. बेसिकली इन्होंने दो केस में डिवाइड कर दिया उसे। कैसे डिवाइड किया इन्होंने बोला कि एक केस तो ये है जब उसको ग्रेचुटी मिलती है, तो अगर उसको, और एक केस है कि ग्रेचुटी नहीं मिलती, तो अगर उसे ग्रेचुटी नहीं मिलती तो उसे 1/2 हाफ 1/2 एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और अगर उसे ग्रेचुटी रिसीव होती है तो उसे सिर्फ 1/3 का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन रानी डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी उसे रिसीव नहीं हो रही तो उस केस में क्या होगा।
अभी देखिए यहाँ पर क्या है, आपको बोला गया है कि यहाँ पर उसे 90,000 रुपीज पेंशन कितने की थी, पेंशन कितने की थी 1500 पर मंथ, ठीक है। अब या तो ये 1500 पर मंथ की थी, और यहाँ पर आपको बताया शी गेट्स 3/5 ऑफ द पेंशन कम्यूटेड, और उसने 3/5 पेंशन को कम्यूट करा लिया है, 3/5 पेंशन को उसने कम्यूट करा लिया है। अच्छा, अब एक बात बताइए, उसे मिले कितने पैसे हैं, उसे 90,000 रुपीज मिले, ठीक है, 90,000 रुपीज मिले। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। व्हेन रानी डज नॉट गेट रिसीव ग्रेचुइटी, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी बॉस, 1/2, हाफ पेंशन की जितनी भी पेंशन है उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी उसे, ठीक है। आइए, अब उसने 90,000 की पेंशन उसको रिसीव हुई है, और उसने 3/5 पेंशन अपनी कम्यूट करा ली है, ठीक है, 3/5 पोर्शन उसने कम्यूट करा लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसकी वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है, उसकी वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है। तो यहाँ पर हम जितनी उसे पेंशन मिली होती है, रिसीव होती है, उसे डिवाइड कर देते हैं किस शेयर से, जितना शेयर उसने कम्यूट कराया, 3/5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3/5 से इसे डिवाइड कर देंगे, विच विल बेसिकली मीन डिवाइड बाय 3 इंटू 5। इसे आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1,50,000 रुपीज। ओके सर, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन आ गया, और इतनी उनको रिसीव हुई है, और 3/5 उन्होंने कम्यूट करा लिया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3/5 का परसेंटेज निकाल लिया, उन्होंने कहा 60% होता है ये। तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज कम्यूटेड, जितनी पेंशन रिसीव होती है डिवाइडेड बाय परसेंटेज कम्यूटेड, तो आप 90,000 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो 1,50,000 की आपकी वैल्यू ऑफ पेंशन आ गई। और अब इसमें आप एग्जेम्पशन लगा दिए, जो 1/2 इसमें एग्जेम्प्ट रहेगा, हाफ एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी के बचे हुए पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन कम्यूटेड, ये टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन है, इसमें से एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, 75,000 का। तो ये आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट आया, ठीक है, ये आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट आया, लेकिन आपको पेंशन कितनी रिसीव हुई है, 90,000, एग्जेम्पशन कितना है, 75,000, 15,000 पर टैक्स लगेगा। अब बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, जब आपको अब समझ में आएगा सही से चीजें, ठीक। सर किया क्या, बिल्कुल सर सारा ऊपर से निकल गया सर, सब चीजों को थोड़ा अलग अलग करते हैं, ठीक है, पहले कंफ्यूज करेंगे आपको फिर समझाएंगे। आपको रिसीव कितना हुआ, 90,000 रिसीव हुआ, ठीक है। आपने कम्यूट कितनी कराई पेंशन, 3/5 पेंशन कम्यूट कराई, आपको रिसीव हो गई 3/5 पेंशन, आपको 3/5 पेंशन रिसीव हो गई, आपने कम्यूट करा ली थी। कम्यूट मतलब एक लमसम में ले रहे हैं हम, कम्यूट का मतलब क्या होता है, एक लमसम में पेंशन लेना चाह रहे हैं। तो आपकी जो टोटल पेंशन आपको मिलेगी, उसमें से 3/5 आपने कम्यूट करा ली, तो आपको एक ही बार में वो रिसीव हो गई, करेक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन दैट यू वर टू रिसीव, आपको रिसीव कितनी वैल्यू ऑफ पेंशन होनी थी, जब इतनी आपने कम्यूट करा लिए 3/5, तो पूरा अमाउंट क्या था, पूरा अमाउंट था सर ये 1,50,000, तो हमने पूरा अमाउंट निकाला यहाँ पे, समझ आ गया, ठीक है। तो अभी ये स्टेप 2 में हमने स्टेप 1, स्टेप टू में हमने पूरा अमाउंट निकाल दिया। अब एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे इस पूरी वैल्यू पर, इस पूरी वैल्यू पर एग्जेम्पशन कैलकुलेट की, 1/2 एग्जेम्पशन होती है, तो 75,000 एग्जेम्पशन आ गई, ठीक है सर। अब आपका मन कर रहा होगा सर इसी 1,50,000 में से 75,000 माइनस कर देते हैं। सर 1,50,000 तो टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन है, अभी मिली कहाँ है, अभी मिला क्या है, सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 90,000 मिले हैं। 90,000 में से 75,000 माइनस हो जाएंगे, बचा हुआ एग्जेम्पशन, और उसके बाद आपको जो फिगर बचेगा दैट विल बी योर टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, ओके। इसके अलावा अच्छा,
90,000 अभी मिल गए हैं आपको, और मिलना कितने बाकी हैं? 60,000 मिलना अभी बाकी है। इस 60,000 पर पूरे पर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कम्यूटेड या फिर अनकम्यूटेड पेंशन, इस पर पूरे पर टैक्स लगेगा, इसमें कोई रियायत या फिर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, आइए। अगर रानी को ग्रेचुटी मिल रही होती तो उसका पेंशन का अमाउंट क्या रहता है? एग्जेम्पशन का 1/3। तो 1/3 मतलब 1.5 लाख का 1/3 मतलब 50,000। तो 90,000 में से 50,000 एग्जेम्प्ट, बाकी के 40,000 पर टैक्स। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC, ग्रांटेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब देखते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है। Section 10(5) gives exemption to an assessee in respect of leave travel concession received by or due to him from his current or former employer for himself and his family in connection with proceedings on leave to any place in India either during his employment or after retirement termination of this employment। सर देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कहीं भी इंडिया में घूमने जाते हैं अपने खुद इंडिविजुअली या फिर अपनी फैमिली के साथ, और उसका अमाउंट आपको आपका एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है, तो उस केस में ये ऐसे भी होता है कि आप रीइंबर्स करा लें या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया कि भाई जाओगे तो ये रख सकते हो आप। जनरली रीइंबर्समेंट ही होता है। कैसे? कि कोई भी आपको एम्प्लॉयर पहले से अमाउंट दे के नहीं रख सकता कि ये लो 10,000 रुपए कहीं घूम आना, ऐसे नहीं होता। तो एवरीबडी नोज कि इतना एग्जेम्पशन हमें मिल पाएगा। तो जब कोई बाहर जाता है घूमने, मतलब बाहर से मतलब इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही अगर कोई घूमने जाता है अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअली, तो वो बिल्स वगैरह डिपॉजिट कर देते हैं, और बिल्स डिपॉजिट करने से क्या होता है, उन्हें वो अमाउंट रीइंबर्स हो जाता है, अपना उनका एम्प्लॉयर वो अमाउंट उन्हें दे देता है। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है? अच्छा, ध्यान रखने वाली बात क्या है? टू एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, टू एनी प्लेस इन इंडिया। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन देखेंगे, अगर जर्नी बाय एयर हुई है, अगर आप थ्रू एयर गए हैं, तो इकोनॉमिक फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट, तो आपको इकोनॉमी फेयर मिलेगा, बिजनेस क्लास का फेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, दो क्लासेस होते हैं प्लेन में, एक इकोनॉमिक एक बिजनेस, और वो कह रहे हैं शॉर्टेस्ट रूट। अब आपको जाना था सर लेटेस्ट से कोयम्बटूर, ठीक है, दिल्ली से कोयम्बटूर की डायरेक्ट फ्लाइट है, आप दिल्ली से कोयम्बटूर जा रहे हैं। आपने क्या करा, आपने वो जो फ्लाइट ली, वो ऐसी फ्लाइट ली कि दिल्ली से वो पहले मुंबई गई, मुंबई से वो बैंगलोर गई, बैंगलोर से वो कोयम्बटूर गई। तो ये आपको रिम्बर्स नहीं होगा, आपको सिर्फ एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? दिल्ली से कोयम्बटूर की जो फ्लाइट का वैल्यू होता है उतना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। ठीक है, इन केस प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल एंड जर्नी इज परफॉर्म्ड अदर देन बाय एयर। कह रहे हैं कि प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल एंड जर्नी इज परफॉर्म्ड अदर देन बाय एयर। तो भैया फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, तो आराम से आप कैसे भी जा सकते हैं। इफ प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल एंड रिकग्नाइज ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, तो अगर जैसे प्लेसेस होती हैं जहाँ पर रेल नहीं जा सकती, रेलवेज नहीं है, तो और लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वैलिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें फर्स्ट डीलक्स फेयर ऑन सच ट्रांसफर शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा। अगर कोई रिकग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट कैरियर नहीं है, तो फर्स्ट क्लास एसी रेलवे फेयर का जितना पैसा आप एग्जेम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, the assessee can claim exemption for any two journeys in a block of 4 calendar years। तो 4 साल में 2 जर्नीज का क्लेम किया जा सकता है, आप 3 जर्नीज या 5 जर्नीज का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए सर, इसका भी क्वेश्चन करना है क्या? आई थिंक आप लोग कर लीजिएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। अभी क्या क्या बचा आपका? रिट्रेंचमेंट, VRS।
एक रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की हमने बात की थी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन हमने बात की थी या नहीं की थी, आई डोंट थिंक, शायद की थी हमने बात, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लेट अस जस्ट क्विकली डू इट। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 5 लाख का कैप है, या फिर एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 25B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज 15% एवरेज डेज पे, जो एक्ट में दिया हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं, 15 डेज एवरेज पे, 15 दिन का आपका पे निकालते हैं। एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो आपका हर साल का एक्सेस, मतलब एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, जितनी सर्विस आपने दी है इतने सालों में, उतनी सर्विसेज का नंबर ऑफ ईयर्स ले लेंगे, और 6 मंथ से अगर ज्यादा हुई तो उसे पूरा साल मान लेंगे, ठीक। हाँ जी सर। अब आता है आपका वॉलेंटरी रिटायरमेंट या सेपरेशन के केस में क्या होता है। वीआरएस जिसकी हमने बात की थी, तो वीआरएस के केस में एग्जेम्पशन कितनी है, सबसे पहले देखते हैं। दिस इज एलिजिबल एम्प्लॉय। एलिजिबल एम्प्लॉय कौन कौन है, एम्प्लॉयज ऑफ द फॉलोइंग, पब्लिक सेक्टर कंपनी, एनी अदर कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, लोकल अथॉरिटी आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया, एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर और इनकॉर्पोरेट अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजन एंड स्टेट बाय बी ए यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी, यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर कोई, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी बेसिकली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी आ गए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आ गई, एनी इंस्टीट्यूशन having importance through India in a state or central as may specified in the official gazette। तो ये मतलब बेसिकली सारी कंपनीज तो आ ही गई, लोकल अथॉरिटी भी आ गई यहाँ पर, यूनिवर्सिटी आ गई, आईआईटी आईआईएम्स वगैरह ये सारे आ गए। लेकिन ऐसे ही कोई हमारे यहाँ कोई बिजनेस कर रहा है, एक प्रोप्राइटरी फर्म में कोई पर्सन बिजनेस कर रहा था, या फिर पार्टनरशिप फर्म में कोई बिजनेस कर रहा था, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या फिर 5 लाख, तो मतलब 5 लाख से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। गाइडलाइंस फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, क्या क्या गाइडलाइन है भाई ये देख लेते हैं। द स्कीम अप्लाइज टू एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ सर्विस, 10 साल सर्विस करा होना जरूरी है, और कंप्लीटेड 40 years ऑफ एज एक्सेप्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। या तो उन्होंने 40 years की एज कंप्लीट कर ली हो सर, मतलब 40 से पहले अगर रिटायरमेंट लिया तो ये बीआरएस एप्लीकेबल ही नहीं है, ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। तो या तो 10 साल हो गए सर्विस को कंप्लीट करे हुए, मतलब 20 साल के थे, 20 साल से 30 साल हमने काम किया, या फिर 35 से 41 तक काम किया, तो भी बीआरएस एप्लीकेबल हो जाएगा, इन दोनों केस में हो जाएगा। यहाँ पे 10 years हो गया, यहाँ पे मोर देन 40 years की एज हो गई, ठीक है। Again now second point, it applies to all the employees including workers, it applies to all employees including workers, executive except directors of a company or cooperative society। ये सर डायरेक्टर को नहीं मिलता, उसके अलावा सारे डायरेक्टर एम्प्लॉयज नहीं होते, पहली बात तो ठीक है ना, डायरेक्टर एम्प्लॉयज नहीं होते, तो वर्कर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए भी। Scheme has been drawn to result in overall reduction in existing strength of the employees। Scheme has been drawn to result in overall reduction in the existing strength of the employee। ऐसे ही नहीं किसी को कर दिया हो, मतलब आप किसी को ओवरऑल रिडक्शन करना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों के लिए आपने स्कीम निकाली थी, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं निकाली थी। द वेकेंसी कॉज्ड बाय वीआरएस इज नॉट टू बी फिल्ड अप, मतलब आप किसी को निकाल के वीआरएस दे रहे हैं और पता चले आपने उसको निकाला और दूसरे को रख लिया, तो वीआरएस कब दिया जाता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हुए हैं काम करने के लिए, वी डू नॉट वांट सो मेनी पीपल टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, और उनको हम फायर भी नहीं कर सकते, तो हम उनको वीआरएस दे रहे हैं कि भाई आप वॉलंटरली रिटायर हो जाओ, क्योंकि हम आपको नहीं फायर कर सकते, वी डू नॉट हैव गुड कॉज फॉर दैट। तो ये ऐसा फायरिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने इसे निकाला और दूसरे को रख लिया, दैट विल नॉट हैपन। रिटायरिंग एम्प्लॉय इज नॉट एम्प्लॉयड इन एनी अदर कंपनी कंसर्न बिलोंगिंग टू सेम मैनेजमेंट। ऐसा भी नहीं कि उसको अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक कंपनी में से, रिलायंस जियो में से निकाला और उसको रिलायंस उसमें ऑयल में, या फिर रिलायंस ट्रेंड में, या फिर रिलायंस फ्रेश में
उसे आपने नौकरी पर रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। The amount of compensation does not exceed 3 months into salary last drawn into completed years of service. तो 3 जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन आप दे रहे हो वीआरएस में, वो 3 इंटू लास्ट सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, लेटर से 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, ये, या फिर सैलरी लास्ट ड्रॉन बैलेंस ऑफ मंथ्स लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। तो ये है सर। अब वही बात है, इसे और कितना आप पढ़ेंगे, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। एग्जेम्पशन सिर्फ एक बार मिल सकती है सर, बार बार नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन इज ओनली अलाउड वंस, ठीक है। चलिए इसका सम कर लीजिएगा। द रीजन आई एम टेकिंग शॉर्ट क्लासेस, एकदम ज़्यादा क्लासेस नहीं ले रहा हूँ मैं, वाई, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप एक ही क्लास में सारा कुछ कर लें और आपको समझ ना आए। तो द इंटेंशन इज टू मेक यू डू सम क्वेश्चंस, ओके। तो आप ये क्वेश्चन साथ में ज़रूर करते जाएं, एंड आई थिंक ओनली अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट इज लेफ्ट, बट वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड टैक्स रिलीफ बचा हुआ है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड so guys, I thought that this part is a little bit only, it will not take much of a time, so we'll complete this, cover this in the same class only. We need not take another class for just this topic, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। so there's just one topic left in this particular chapter, तो अभी हम उसे कवर कर लेते हैं so that it will be over. टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड टैक्स रिलीफ। तो प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। आपकी सैलरी में से एक पोर्शन डिडक्ट होता है विद द नेम ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ठीक। तो आप अपनी सैलरी का एक पोर्शन, लेटर से 10% या 11% या 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप करते नहीं है वॉलंटरीली, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके आपके नाम पर यहाँ पर पीएफ फंड में एक अकाउंट खोलता है और उसमें आपका पैसा जमा करा देता है। इतना ही पोर्शन जितना वो पर्सन एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा है, उतना ही पोर्शन वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया, एक हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपने 6,000 रुपीज आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर उस फंड में गए हैं, तो एम्प्लॉयर के से भी 6,000 रुपीज डिडक्ट एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट से पे करे हैं आपके उस फंड में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अब हमें देखना है इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, क्या ये टैक्सेबल होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, क्या सिर्फ हमारा पोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा या एम्प्लॉयर ने जो पे किया है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू सी। Provident fund scheme. In a provident fund scheme, employer deducts a certain amount from the salary of the employee for the purpose of contribution towards the fund, and employer also contributes to the same. मतलब हमारे सैलरी में से भी डिडक्ट करता है और एम्प्लॉयर खुद भी कंट्रीब्यूट करता है उस फंड में। Both the contributions are invested in securities. Interest earned thereon is credited to the fund. अब ये जो पैसा आपका चला जाता है उस फंड में, 12,000 रुपीज चला गया। अब इस 12,000 पर हम हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो इंटरेस्ट उसी फंड में जुड़ता जाता है, बार बार उसी में ऐड होता जाता है, ठीक है। हेंस प्रोविडेंट फंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किस किस की चीजें क्या क्या कंसिस्ट करता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, इंटरेस्ट भी है उस पैसे पर जो इंटरेस्ट मिला और हमने जो कंट्रीब्यूट किया था उस पैसे पर जो इंटरेस्ट मिला, तो दोनों चीजें होंगी। वेरियस फंड कैसे हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ जो हमने पढ़ा था, आपको ये याद हो, डिडक्शंस में हमने पढ़ा था, एसपीएफ एंड आरपीएफ ये सारे पढ़े थे। एक यूआरपीएफ होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो अब देखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है हर किसी के अलग अलग के केस में। एसपीएफ अगर है, एसपीएफ इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये भैया गवर्नमेंट सेटअप करती है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए रहता है, मतलब वो लोग रखते हैं इसको, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज, इस टाइप की।
तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो रहेगा एग्जेम्प्ट। मतलब जब उनके लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं एबीसी, आप हैं कौन, मिस्टर डी, तो आपकी कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपने जो कंट्रीब्यूट किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या 80C में इसकी डिडक्शन मिलती है जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तब? हाँ मिलती है। जो इंटरेस्ट आता है आपके और कंपनी के पैसे जो कंट्रीब्यूट हुए हैं, उस इंटरेस्ट का क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट रहता है। लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, लमसम पेमेंट, लमसम मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था इसके पेमेंट की बात हो रही है, ये जब आता है आपके पास तो उसका क्या रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है या फिर वो टैक्सेबल रहता है? एग्जेम्प्ट। तो टैक्स लगा तो सिर्फ किस पर लगा, जो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन था उस पर टैक्स लगता है। ठीक है सर। नाउ वील सी फॉर आरपीएफ। आरपीएफ के केस में क्या होगा, अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% ऑफ द सैलरी का अलाउड है। अगर एम्प्लॉयर ने 20% कंट्रीब्यूट कर दिया तो 8% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा सर। आप समझ के देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर इस पे टैक्स क्यों लगेगा। सर एक तरह से ये आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? तो एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो आपकी इनकम तो बनेगी, लेकिन यहां पर इन्होंने एग्जेम्प्ट बोल दिया कि भैया एग्जेम्प्ट है। दूसरा, आरपीएफ की जब बात की तो उन्होंने कहा 12% ऑफ द सैलरी तक अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर 12% से ऊपर उसने इन्वेस्ट किया, किसने, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, तो 12% से ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। यूआरपीएफ नॉन टैक्सेबल व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मेड। अच्छा सॉरी, अभी यूआरपीएफ की नहीं बात करेंगे, आरपीएफ की बात करेंगे। आपने जो कंट्रीब्यूशन करा वो तो टैक्सेबल है सर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारा कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल क्यों है? मतलब ये है कहने का, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और उसमें से आपने 20,000 रुपए पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो आप ये नहीं कह सकते, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप ये नहीं कह सकते सर मेरी सैलरी तो 80,000 है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, मीन्स योर टैक्सेबल सैलरी विल बी 1 लाख ओनली। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर मेरी सैलरी वो 20,000 तो पीएफ में डाल दिए ना सर, तो मुझे मिले तो सिर्फ 80,000 ही। तो नहीं बॉस, आपका दिस अमाउंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल। लेकिन हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो फिर से, लेकिन ध्यान दीजिए 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है तो ये सैलरी टैक्सेबल तो होगी, लेकिन हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C में जाके 20,000 रुपीज का, तो हमारा नेट टैक्सेबल अमाउंट 80K आए। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, डिडक्शन इज समथिंग एल्स एंड टैक्सेबिलिटी इज समथिंग एल्स, ये हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एग्जेम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या ये एग्जेम्प्ट कर दिया, टैक्स तो लगेगा बॉस, लेकिन क्या डिडक्शन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, डिडक्शन ले लीजिए। आप बोलोगे सर डिडक्शन मिल ही रहा है तो ये टैक्स लगाने की जरूरत है? दोस्त मेरी बात सुनना ध्यान से, डिडक्शन हमेशा मिलेगा जरूरी नहीं है। सर मिलता तो है डिडक्शन, आप बात को समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसी एम्प्लॉय ने मान लीजिए 1.5 लाख पूरे पूरे 80C में कितनी लिमिट है बॉस, 1.5 लाख की है, पूरे के पूरा LIC का प्रीमियम जमा कराया हुआ है, LIC का प्रीमियम डिपॉजिट करा हुआ है। क्या इसका 80C एग्जॉस्ट हो गया? हाँ हो गया। इसकी सैलरी कितनी थी, 10 लाख रुपए। पीएफ पूरे साल में पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना था, 3 लाख रुपए। बात को समझना,
अब जब आप कहोगे सर ये तो 80C में मिल जाएगा, अरे 80C में पहली बात मिलेगा तो मिलेगा कितना, 1.5 लाख से ऊपर का मिलेगा नहीं, क्योंकि 1.5 लाख 80C की एज अ होल लिमिट है, ठीक है। उसके बाद भी 1.5 LIC से ही पूरा हो गया, तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे 1.5 लाख डिडक्ट हुआ 80C में। नेट सैलरी पर टैक्स कितना लगेगा, 8.5 लाख पर टैक्स लगेगा, इस पूरे के पूरे पीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स लगेगा। आप कहोगे सर हम इसे ना मानते हुए इसे मान लेंगे, मान लो, किसी को भी मान लो, बात यह है अल्टीमेटली बेनिफिट 1.5 लाख का ही मिलना है आपको। मेरा कहने का मतलब यह है कि नॉन टैक्सेबिलिटी एंड डिडक्शन इज नॉट द सेम थिंग। अगर यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता, अगर यहाँ पे एग्जेम्प्ट वर्ड लिख दिया जाता, तो पता है क्या होता, यहाँ पर आपकी सैलरी मानी जाती 7 लाख रुपीज, ऊपर से 1.5 लाख LIC का डिडक्शन जो है वो तो मिलता ही, कितने पर टैक्स लगता, 5.5 पर, और यहाँ देखिए 8.5 पर लग रहा है। सो एग्जेम्पशन एंड दिस इज डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स, समझे जी। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है सर, हमारा ही कंट्रीब्यूशन है टैक्सेबल है, कैसे, मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इंटेंट क्या है उनका, ये इंटेंट है कि आपने पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया तो ये नहीं बोल सकते ओ हमने पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया अब इस पे हम टैक्स नहीं देंगे, ये पैसा तो हमें मिला नहीं। अरे मिला नहीं क्या, जमा हो गया भैया आपके फंड में, डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें सर, इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम इज एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको कोई फंड दे रहा है तो उसके केस में टैक्सेबल हो जाएगा। लमसम की बात करते हैं, लमसम अमाउंट exempt from tax in some cases, when not exempt provident fund will be treated as unrecognized fund from the beginning। कुछ केसेस में exempt है, कुछ केसेस में नहीं। URPF unrecognized provident fund, तो भैया एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया दिस इज नॉन टैक्सेबल, मिस्टर डी खुद का जो कंट्रीब्यूशन था दैट इज टैक्सेबल। 80C के अंदर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 80C में याद करिए सिर्फ SPF और RPF लिखा था, ये तो अनरिकग्नाइज्ड है, मतलब रिकग्नाइज नहीं किया इन लोगों ने, जो डिपार्टमेंट है उसने रिकग्नाइज नहीं किया कि ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड फंड, हम तो रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे थे कि ये फंड भी है हमारे लिए, तो उस पर एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं सर, ठीक है। 80C की एग्जेम्पशन नहीं है। इंटरेस्ट की बात करें, कह रहे हैं नॉट टैक्सेबल व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, जिस साल इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा उस समय टैक्सेबल नहीं है, लेकिन क्या आगे चल के टैक्सेबल हो जाएगा वो देखने वाली बात है। अब देखिए इसमें 3 इसके डिविजन्स कर दिए इन्होंने। लमसम अगर पेमेंट हो रहा है रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पे, मतलब अभी तक जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, इंटरेस्ट मिला मिला के सब कुछ वो वापस मिलने की बारी आई है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और इंटरेस्ट तीनों की टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी। यहाँ तो उन्होंने पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया था, यहाँ उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट है, यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं। एम्प्लॉयर के पोर्शन को कह रहे हैं टैक्सेबल है एज सैलरी, अब बताइए। एम्प्लॉय के पोर्शन को कह रहे हैं एग्जेम्प्ट है क्योंकि पहले टैक्स लग चुका है, ठीक है। मतलब ये 20,000 रुपए पे यहाँ पे टैक्स लग तो गया, अब जब 20,000 वापस मिलेंगे तो फिर उसको टैक्स लगाएंगे क्या, मतलब दिस इज एज गुड एज कि ये 20,000 मैंने किसी बैंक अकाउंट में रख दिए और फिर बैंक अकाउंट से निकाल लिए, तो जब मैंने उस समय 20,000 बैंक अकाउंट में रखे थे तब आपने इनकम मानी थी ना मेरी, टैक्स लिया था ना उस साल, तो अब जब मैं निकाल रहा हूँ पैसे तब थोड़े ना टैक्स लिया जाए। इंटरेस्ट की बात करें टैक्सेबल, इसीलिए देखिए इंटरेस्ट तब टैक्सेबल नहीं होगा जिस टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन बाद में वो टैक्सेबल कर देंगे उसे, जब आप रिसीव करेंगे फाइनली तब टैक्सेबल हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीएफ। अब आ जाते हैं अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड की बात करते हैं, अप्रूव्ड है वो भी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है कितना, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख के जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितना उसको 80C में अलाउ हो रहा है। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा, और ये सारे एग्जेम्पशंस और हैं, अगर आपके लीगल एयर को पेमेंट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, और बाकी से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट लाइक दैट। आई थिंक ज्यादा बचा नहीं है। सी देयर आर मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस नाउ, द चैप्टर इज ओवर। यस, ये सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हमने अभी 4-5 कॉन्सेप्ट्स, 3-4 कॉन्सेप्ट्स जो भी पढ़े हैं उन सबको मिला के यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दिए हैं,
आई वुड सजेस्ट आप सारे के सारे इलस्ट्रेशन कर लें एक बार, थोड़ा होल्ड अच्छा हो जाएगा, ग्रिप अच्छी हो जाएगी इस चैप्टर पर. इफ़ यू वांट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई विल और आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग द स्कैन कॉपी ऑफ ऑल दीज illustrations of other chapters as well. दूसरे जो chapters हैं उसके illustrations भी मैं भेज दूंगा, जैसे कैपिटल गेन, पीजीवीपी, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स देयरऑन. इस चैप्टर में दोस्तों कुछ नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. दिस चैप्टर इज अ कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग. मतलब इस चैप्टर में कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टैक्स रेट्स पढ़े थे, पार्टनरशिप के केस में क्या होते हैं, इंडिविजुअल के केस में क्या होते हैं, ये सारे टैक्स रेट्स हमने पढ़े थे. फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम में देखा कि किस हेड में कितनी इनकम कैसे कैसे आती है, ये सारी चीजें हमने देखी. उसके बाद हमने डिडक्शंस पढ़े, फिर हमने क्लबिंग प्रोविजंस पढ़े, फिर हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा. तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इन सारे प्रोविजंस को मिक्स कर दिया गया है और उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. दैट्स इट, नथिंग एल्स, देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट. तो ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आप अपने आप कर सकते हैं. देयर इज नथिंग न्यू इन दिस चैप्टर विच वी हैव नॉट कवर्ड. आप समझ गए होंगे. उसमें क्वेश्चन दे देंगे कि इसकी पीजीबीपी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, पिछले साल की इनकम आ रही है, तो अब इसमें आप कैलकुलेट करो इस साल की इनकम और पिछले साल की इनकम, सॉरी पिछले साल का जो लॉस है वो सेट ऑफ करो. तो इस टाइप से इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे. एक छोटा सा चैप्टर और बचा है, इनकम which do not form part of total income. मतलब वो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. ये मैंने आपको बोला था, ये मैं लास्ट में कराऊंगा. उसका रीजन क्या है, इसमें ज्यादातर चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ये एक दिन का चैप्टर है, 1 घंटे या 1 डेढ़ घंटे का चैप्टर है, तो मैं इसका एक लेक्चर आपको बना के दे दूंगा. यू कैन टेक दिस, यू कैन डू दिस. तो दिस विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये लेक्चर और दे दूंगा एंड आवर सिलेबस विल बी टोटली कंप्लीटेड. टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चल रहे हैं टेस्ट वैसे ही चलते रहेंगे. आई गिव यू 1 week's टाइम और इवन 10 days टाइम. उसका टाइम इतना मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि ये इस दिन टेस्ट है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. एक बार इनकम टैक्स के टेस्ट खत्म हो जाए तो फिर हम जीएसटी की टेस्ट सीरीज दोबारा से चालू करेंगे. मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिविजन लेक्चर्स भी बना दूंगा या बना सकता हूँ, देखेंगे. आई एम नॉट श्योर. बट आप तो ये मान के चलिए आपको अपने एंड पर एक रिवीजन करना है. जैसे ही जीएसटी की टेस्ट सीरीज में अनाउंस करूंगा उसमें हम अच्छे से गैप रखेंगे. आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मतलब मैं चाहता हूँ कि आप बोलेंगे कि आप ब्रेक दे दीजिए हमें 15-20 दिन का या 1 महीने का, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज चालू करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो. तो आप जब कुछ लोग जैसे दूसरे सेकेंड ग्रुप के लिए जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं सेकेंड ग्रुप के लिए, सो यू जस्ट किक स्टार्ट योर सेकेंड ग्रुप ऑल्सो. आई वुड वॉन्ट कि आप सेकेंड ग्रुप किक स्टार्ट करो अपना, थोड़ा उसमें एक अच्छा कवरेज हो जाए आपका 15-20-25 दिन में, एंड देन वी कैन पिक योर फर्स्ट ग्रुप अगेन. थोड़ा सा अभी फर्स्ट ग्रुप को अगर चाहो, अगर आपको लगे तो थोड़ा साइड रख दो, थोड़ा फ्रेश माइंड से. थोड़ा फटीक भी हो जाता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते. तो अब जैसे टैक्स खत्म हुआ है तो टेस्ट देने के बाद हम एक 15-20 दिन का, 1 महीने का गैप ले लेंगे, 15-20 दिन का ले लेंगे, 20-25 दिन का, और उसके बाद फिर जीएसटी के टेस्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक अभी से अच्छे से कर लीजिए. फिर आपका फर्स्ट रिवीजन होगा, फिर सेकेंड रिवीजन होगा, फिर फाइनल आप एग्जाम देंगे. ठीक है, तो अभी बस मेरे पार्ट पर ये बचा हुआ है, ऑन एवरीथिंग एल्स इज कवर्ड. सो आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वील बी ओवर विद द सिलेबस. और कुछ क्वेरीज, आई नो आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक योर डाउट्स एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट we can start that also in a few days जैसे ही खत्म होगा. ठीक है, thank you so much, take care and bye bye.